अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जनाब मतीउल्लाह जान और फैसल शकील। अभी कुछ दिन पहले जो है वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने और जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह अभी फूल लगाए थे। हम उन फूलों के पास से होके आए तो मतीउल्लाह जान, फूलों की क्या कैफियत है? एक तो फूल जो है वो काफ़ी मुरझा गया है, जो पहले नंबर पे लगा हुआ बंदयाल साहब का। काफ़ी सड़ा हुआ लग रहा था। हाँ, काफ़ी सड़ा हुआ लग रहा था। हाँ, फूल जो है सड़ा हुआ लग रहा था। हाँ बिल्कुल। जल गया था यानी जल गया मतलब मुरझाया हुआ था कोई, शायद उसको। काफ़ी मुरझाया हुआ सा हाँ लग रहा बिल्कुल। हाँ। वो उसको शायद गर्मी है, बहुत सख्त धूप भी है, तो इस धूप की वजह से भी जो आजकल फूलों के पौधे लग रहे हैं उसमें लेकिन वो एक दूसरा फूल था जो सुर्ख गुलाब का फूल था जो काजी साहब ने लगाया हुआ था, वो काफ़ी हशाश बेशाश लग रहा था। काफ़ी हशाश पेशाश लग रहा था। हाँ, वो दोनों की तस्वीर जो है वो आप देख रहे होंगे। ये जो पहला फूल है ये लगाया जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने, ये जो नज़र आ रहा है आपको, जो हाइब्रिड था। हाँ, और दूसरा जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो है वो लगाया था फूल। तो ये जून के मौसम में शजरकारी ये कब हुई है यार, कोई पता है आपको? पहले असल में जून के मौसम में ही वो एक वीडियो आउट हो गई थी जिसमें तासुर मिला था कि शायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कमर करके खड़े हो गए थे चीफ जस्टिस की तरफ। बाद में जिसकी वजाहत भी आई काफ़ी तफसीली, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की तरफ से भी वजाहत आई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम पहले मुलाकात कर चुके थे, तो वो जब आए मुलाकात करने तो उस वक्त उनकी तवज्जो जो है वो जस्टिस जो चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट है इकबाल हमीदुर्रहमान, उनकी अहलिया ने उनकी तवज्जो एक और गेस्ट की तरफ करवाई, जिसकी वजह से वो उस तरफ उनका रुख हो गया था। तो तासुर ये मिला कि शायद वो चीफ जस्टिस की तरफ कमर करके खड़े हो गए। बहरहाल उन्होंने वजाहत दी है, ज़ाहिर बात है, अब वजाहत भी आ गई है। हाँ। तो उस वजाहत के बाद फिर ये मिलकर पौधे लगाने से ये जून के महीने में ये तासुर देना पड़ा। पौधे लगाने के बाद फिर वजाहत आई है। जी, पौधे लगाने के बाद वजाहत आई, बल्कि वो वीडियो जून के महीने में आई तो जिस दिन आई वीडियो उससे अगले रोज़ जून का ही महीना था, उससे अगले रोज़ तो वो फिर पौधे भी इकट्ठे मिल के उन्होंने लगाए और हाथ भी उठाए, दुआ भी की, और जून के महीने में ये क्लैरिटी आ गई कि कोई इख्तलाफात नहीं है। तो सब कुछ जून के अच्छा, महीने वो जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अगर अब वो जो क्लैरिफिकेशन है वो पढ़ें तो उसके अंदर लिखा है मैंने कसदन कोई ग्रुप नहीं बनाया हुआ। कसदन कोई ग्रुप नहीं बनाया। अब ये इससे क्या मुराद ली जाए? देखिए, कसदन से मुराद यही है कि वो कोई उन्होंने एलानिया ग्रुप तो नहीं बनाया हुआ ना। अब ज़ाहिर बात है, कोई असूल के ऊपर अगर कुछ जजेस एक जैसा सोचते हैं तो वो ये तो नहीं कहते कि हमारा ताल्लुक़ तरीन ग्रुप से है या डोगर ग्रुप से है या हाशिम ग्रुप से है या कोई और। इस तरह की चीज़ें तो सियासी जमातों में होती है ना, सुप्रीम कोर्ट या जजों में तो इस तरह की ग्रुप बंदी नहीं होती। मगर ऑब्वियसली कुछ जजेस जो हैं वो आइन और ख़ास तौर पर सू मोटो अख्तियारात के हवाले से वो एक मखसूस सोच रखते हैं जिसका इज़हार वो अपने फ़ैसलों में करते हैं। तो हम मीडिया वाले समझते हैं कि शायद वो एक ग्रुप है, तो लेकिन शायद आम लोगों को इसके अलावा बात समझ भी नहीं आती है कि इसमें क्या ग्रुप की क्या बात है। अब एक जज का हर बार नाम तो नहीं लिया जा सकता ना कि वो क्या सोचता है, तो 15 जज हैं, तो इसलिए फिर हम मीडिया वाले अपनी आसानी के लिए उसको ग्रुप का नाम दे देते हैं। तो शायद इसमें जजेस का भी कसूर नहीं है और हमारा भी कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल, हमारा भी कोई कसूर नहीं है और जजेस का भी कोई कसूर नहीं। फैसल, आप देख रहे हो कि ये जो शजरकारी या गुलाब लगाने का मौसम जो है सुप्रीम कोर्ट का, इसके बाद कोई बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है आपको के मामला जो हैं वो? मतीउल्लाह जान, आप आता हूँ मैं आपकी तरफ, लेकिन कैसे बेहतर लगेंगे कि हाँ बाकी ये अब जो है यार, वो डिवाइड ख़त्म हो गया? ये जो मौसम है ना, आप इसको प्री जून और पोस्ट जून में डिवाइड कर लेना। जो पौधे लगाने से पहले के मामलात हैं उसमें अगर आप ये कहें कि जजेस के ग्रुप नहीं होते, काजी साहब का कोई ग्रुप नहीं है, चीफ जस्टिस साहब का कोई ग्रुप नहीं है, तो आप ये अब लोगों को समझाने बैठेंगे। लोग बहुत कुछ देख चुके हैं ना ऑलरेडी। चीफ जस्टिस साहब ख़ास बेंचेस क्यों बनाते हैं? इमरान खान साहब के 9 मई से पहले जो केसेस लग रहे थे वो यकायक क्यों लग जाते थे? उनमें दाएं बाएं वाले जजेस ही क्यों हुआ करते थे? इलेक्शन वाले मामले के अंदर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, सैयद मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनल्ला साहब और मेरा ख्याल है एक और जजेस हैं, उनके तमाम लोगों के ख़यालात जो हैं
वो आपस में क्यों मिलते थे। तो सादा मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से जो मैसेज कम्युनिकेट होता है बाहर देखने वालों को, सुनने वालों को, आम लोगों को, वो ग्रुप ही समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त ग्रुपिंग मौजूद है। हम उसको जजमेंट के हवाले से या लॉ के हवाले से इस साइड के जजेस की बात कर लें या उस साइड के जजेस की बात कर लें, वो अलहदा बात है। अगर आप सियासी बुनियादों के ऊपर जो फेंस की उस लाइन पर खड़े हुए हैं पीटीआई की तरफ लोग, वो तालियां मारते हैं जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो कहते हैं कि वो खाली पंजाब च ही करा दो ना यार, इलेक्शन के पिछ बाद च वेख लांगे, वो तालियां लगाते वाह 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 वाह, इलेक्शन का ऑर्डर तो कर दिया। और दूसरे जज साहिबान जब कहते हैं कि यार ये जो हाई कोर्ट्स के अंदर मामलात थे, आपने हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वही सलब कर ली, आप सुनने के लिए बैठ गए। मतलब एक लीगल अप्रोच है और एक पॉपुलर अप्रोच ज़बरदस्त आपने उसको क्लासिफाई कर दिया। तो ये जो प्री जून का जो मौसम है वो बटा हुआ है, आप उसको कहें ग्रुप है या नहीं है, लोगों के अंदर मैसेज चला गया हुआ। और ये जो थोड़ी बहुत कोशिश की है इन्होंने पौधा लगा के उन मामलात को दुरुस्त करने की, उसका ताल्लुक जो है वो आने वाले दिनों में अंदर कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं अब वो वापस रास्ता ढूंढ रहे हैं, ट्रैक कौन सा सीधा बाहर की तरफ जाता है। हाँ। कुछ इंपॉर्टेंट आपको पता है पिटिशन्स इमरान खान साहब ने दाखिल की हुई थी, वो नहीं लगाई उन्होंने। अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, आज हमने ये देखा कि यही अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इधर शिफ्ट हुई है शराय दस्तूर के ऊपर, वहाँ पे जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी साहब की अदालत, और वहाँ से जो मीडिया पे रिपोर्ट हुई हैं चीज़ें, और जो साकिब बशीर की मैंने ट्वीट देखी है उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जजेस की ना तो तस्वीर चलाई जाए, ना रिमार्क्स लगाए जो है वो उनके शाये किए जाएँ, और इस तरह की कोई पाबंदियाँ जो हैं वो एक मखसूस केस जो कि शहजाद अकबर मिर्ज़ा के भाई मुराद अकबर हाँ, उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक केस, उसकी समाअत के दौरान। तो ये क्या हो गया? मतलब है कि जुडिशल ऑर्डर्स के ज़रिए से अब वो कह रहे हैं कि आप हमें रिपोर्ट भी ना करें, हम जो पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं, ये क्या? क्योंकि गुस्सा है उन्हें। असल में अदलिया जो है बज़ाहिर शदीद दबाव में है, और जब अदलिया दबाव में होती है तो जजेस जज्बात में आके बहुत कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसका बाद में उन्हें पछतावा होता है। वो जब घर जाते हैं, टीवी ऑन करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो फिर उन्हें ख्याल आता है कुछ ज़्यादा सख्त बातें कर गए हैं वो, और ऐसी सख्त बातें भी कर गए हैं कि जिनके ऊपर वो अमल दरामद करवा नहीं सकते। तो जब वो अमल दरामद नहीं करवा सकते तो लोग हंसते हैं कि देखें यार, अदालत में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनकी तो कोई बात मानता ही नहीं है जजों की। तो फिर शायद बाद में जजों को ख्याल आता है कि अगर वो सख्त बातें ना करते तो थोड़ी इज़्ज़त रह जाती। मतलब बेशक कोई हुक्म ना मानता, अगर हुक्म ही ना देते तो बेहतर था, बजाय इसके कि हुक्म दे और कोई माने ना। तो ये तो बहुत से जजों के लिए ये सबक भी है। और नहीं तो उस पर ये मीडिया पे रिपोर्ट करने के जगह पाबंदी लगाने के बजाय कि मीडिया जो है वो रिमार्क्स रिपोर्ट ना करे जजों की तस्वीर के साथ, तो उससे बेहतर नहीं कि जज साहब जो हैं वो इस किस्म के रिमार्क्स ही ना दें। जी हाँ, मेरे ख्याल में ये जो मीडिया पे पाबंदी लगाने के रिमार्क्स हैं ये भी रिपोर्ट नहीं होने चाहिए थे। अच्छा, क्योंकि इनकी भी कोई अहमियत नहीं होती है। मीडिया गैर ज़रूरी तौर पे इनको हाईलाइट करता है। मेरे ख्याल में अगर उन्होंने पाबंदी लगा भी दी थी तो ये भी वैसे ही उनके मुंह से निकल गया होगा, जिस तरह एक दिन पहले कुछ रिमार्क्स है जो मुंह से निकल गया। अब मीडिया का ये काम तो नहीं हर चीज़ रिपोर्ट कर दे जो जज के मुंह से निकल जाए, ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन मेरे ख्याल में जज को मुंह खोलने से पहले सोचना चाहिए कि ये जो मुंह से उनके बात निकलेगी वो रिपोर्ट भी होगी, क्योंकि कमरा अदालत एक ओपन कोर्ट होती है और खुली अदालत में आप किसी पे ऐसे पाबंदी नहीं लगा सकते। और हाई कोर्ट का जज जो है वो किसी सूरत भी इस तरह के ज़ुबानी अहकामात और रिमार्क्स के ज़रिए मीडिया पे पाबंदियाँ नहीं लगा सकता। हाँ, अगर हाई कोर्ट के जज के सामने कोई ऐसी दरख्वास्त है कि जी मीडिया को रोका जाए, तो हाई कोर्ट का जज है उसका काम है कि मीडिया को सुने और दरख्वास्त गुजार को सुने और जो पुराने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं उनका हवाला दे और एक तफसीली फ़ैसला दे, वजूहात दे, और उसके बाद वो अगर कोई जजमेंट देता है कि इन वजूहात की बिना पे इस मखसूस केस के अंदर ये मखसूस रिमार्क्स जो हैं ये रिपोर्ट नहीं होंगे, तो ताकि उन जजमेंट्स को मीडिया चैलेंज भी कर सके सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह ज़ुबानी तो वैसे ही है ना कि जैसे कोई सरकारी मुलाजिम या पैमरा का चेयरमैन किसी को फ़ोन उठा के कह दें हाँ जी बंद कर दो TV, प्रोग्राम नहीं चलेगा। अब पैमरा के चेयरमैन के पास भी इख्तियार नहीं है कि वो ज़ुबानी किसी को फ़ोन करके कह दें। और फिर बलखसूस जबकि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उसके अंदर इन्वॉल्व हों, जिसमें आर्टिकल 19A है, राइट टू नो का जो लोगों का हक है, ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इन क्वेश्चन आ जाते हैं ना इस तरह। मेरे ख्याल में वो अच्छा किया, पेरेंट पे उनको शायद एहसास हो गया जज साहब को भी
उन्होंने वो केस ही अपने पास से जो है वो चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। इसकी रिपोर्ट करने की इजाज़त दी? अब पता नहीं है, ये खैर ये रिपोर्ट तो होगा, क्योंकि इस तरह के रिमार्क्स देने से तो मीडिया नहीं रुकेगा, सीधी सी बात है। अब जज साहब किसी को फ़ोन करके अगर डांट डपट करेंगे तो फिर वो जज साहब का हुक्म तो नहीं होगा ना, वो तो उनकी कोई ज़ाती गुफ्तगू होगी, उसका आप हुक्म तो नहीं कह सकते। तो इसीलिए सिर्फ ज़ुबानी ये कह देना कि मीडिया कोई मुलाजम नहीं है किसी जज का, ठीक है, और ना ही पैमरा किसी जज की मुलाजम है कि वो उसको टेलीफोन करेगा, जज पैमरा को लाइसेंस मुअत्तल हो जाएगा। इस तरह की धमकी अमेज लैंग्वेज हाई कोर्ट के जजों को बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। मगर अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों में भी ये रुझान पाया जाता है। वो भी हमने साकिब निसार के दौर में देखा कि वो धमकियां लगाते थे, पैमरा के चेयरमैन को बुला लेते थे और फिर कहते थे फ़लाँ को नोटिस जारी करो। वो भी सरकारी मुलाजमों वाले इंतज़ामी अहकाम जारी करते थे जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को बिल्कुल नहीं देता। बिल्कुल। अच्छा फैसल, हम ये देख रहे हैं नेक्स्ट वीक के अंदर मतीउल्लाह जान 2 लार्जर बेंच हैं, जजिस रोस्टर जो है उसको देखें ना, ये मैं तो ये जो एक आपने जो है जो मामला आगे चले गए उस मामले पे थोड़े से अगर मैं फैक्ट्स बिल्कुल 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 बुरा नहीं मनाएंगे। नहीं मैं नहीं मनाऊंगा, आप देखिए मनाएं। ये जज साहब जो हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, इन्होंने फ्राइडे वाले दिन मेरा ख्याल है ये केस टेकअप किया था और इसमें इन्होंने डीजी रेंजर्स को बुलाया था और साथ सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया था। साथ इन्होंने कहा था कि अगर मेरे अहकामात नहीं माने गए वज़ीर आज़म को बुलाऊंगा और लॉ मिनिस्टर को बुलाऊंगा। अच्छा, ये 2 दिन के वक्फे में क्या हुआ, जो जज साहब को ये एहसास हुआ कि मेरे जो रिमार्क्स थे जो वर्दी के मुतालिक थे या जो दीगर रिमार्क्स थे वो ठीक रिपोर्ट कहे तो उन्होंने थे, रिपोर्ट हुए लेकिन रिपोर्ट नहीं होने चाहिए थे, ये इनको ख्याल कैसे आया? तो थोड़ी सी मैं गुस्ताखी करूँगा कि इसमें कयासराई वाला मामला बनता है कि हो सकता है उनको या तो उनको पढ़ के बुरा लगा हो, अपने खुद ही अल्फाज अपने कि इतने बुरे मैंने अल्फाज कहे थे तो साफ़ियों को खुद ख्याल कर लेना चाहिए था, या फिर हो सकता है चीफ जस्टिस साहब ने कहा हो, या हो सकता है किसी और ने फ़ोन करके कहा हो। तो वजह बताते कि यार ये क्या वजह थी कि इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप इसको रिपोर्ट नहीं करते। एक तो उन्होंने ये बात नहीं वाजे की अपने में ये कह देना कि जी आप ये रिपोर्ट ना करें। दूसरा, ये ओपन कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा जाता है कि जस्टिस शुड आल्सो सीन टू बी डन, देखें सुने फिर सामने करें जस्टिस। ये कब्र तो है नहीं जिसमें फरिश्तों ने हिसाब लेने आना है कि ऊपर से इसके अंदर मिट्टी डाल दो और ये कोई रिपोर्ट कर दो। और जज साहब को ये ख्याल होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ बुनियादी हुकूक रखे गए। लेकिन यार देखें ना, मीडिया वाले भी तो हर चीज़ रिपोर्ट कर देते हैं। अगर कोई ऐसे कोई मजाक कर दिया है या कोई और बात कह दी है, वो ऑर्डर रिपोर्ट करें, रिमार्क्स रिपोर्ट करने से क्या फ़ायदा है? अदालत में मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त, मैं आपको ना एक किस्सा कोट करता हूँ। जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब जब लाहौर हाई कोर्ट हम कवर किया करते थे, बंदियाल साहब वाला किस्सा भी आपसे सुनेंगे, हफीज़ पीरज़ादा साहब वाला। हाँ, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा क्योंकि वो भी लाहौर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट का मामला। तो एक दफ़ा रमदे साहब ने हमें बुला लिया, हम रिपोर्ट करते थे हाई कोर्ट, तो गए तो जज साहब ने हमें सिगरेट भी पेश किए, वो डेविड ऑफ पिया करते थे। तो साथ उन्होंने कहा ओहे अमूमन शेरवानी कल सुनो मेरी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता मैं मौला जट है? सवेरे मैं अखबार पढ़ना तो मनु लगता मैं मौला जट है। अच्छा, उनको एहसास ही नहीं होता था कि जो वो कोर्ट के अंदर बात किया करते थे वो उनकी क्या बातें हुआ करती थी। फिर उन्होंने कहा यार देखो, उन्होंने हमें कहा कि यार बाज़ दफ़ा मैंने कुछ लोगों से जो है ना काम निकलवाने होते हैं। निकलवाने से मुराद किसी का मुकदमा है, उसमें अगर कोई कहते हैं कि डांट डपट के भी बाज़ दफ़ा कोई काम निकलवाना होता है, तुम लोगों को समझ नहीं आती। अच्छा, अब हमें वाकई समझ नहीं आती थी कि जो काम एक ऑर्डर से हो सकता है वो डांट डपट के आपने क्यों करवाना है। तो कुछ ये जजेस साहिबान जो हैं इन रिमार्क्स की बुनियाद पर चाहते ये हैं कि असर उसका टेस्ट किया जाए मीडिया के अंदर, कि जब वो खबर जाएगी तो उसका क्या असर होगा। अगर उल्टा पड़ जाए तो चीफ जस्टिस साहब को भिजवा दे। मौला जट है कि मैं मौला जट है, बंदियाल साहब वाला हाँ, बंदियाल साहब वाला किस्सा यार वो बहुत मतीउल्लाह जानी इसने अभी हमें ऑफ कैमरा सुनाया वो किस्सा। तो क्योंकि ये आई विटनेस है तो ये सुनना है। आई एम एन आई विटनेस। हाँ, ठीक है ना, आपको बताता हूँ। तो ये एक माजी की एक लम्हा है जो हमने कहा कि आपके साथ भी शेयर करें। साहब को तो देखना है।
सुप्रीम कोर्ट में बैठ के चीफ जस्टिस देखिए ये उस वक्त का किस्सा है जब वो चीफ जस्टिस नहीं जज भी नहीं जज भी नहीं थे, जज भी नहीं थे, वकील थे, सरकारी वकील थे, वापडा के वकील थे और सरकारी उनके पास एडवाइजरी अच्छा, थी, क्या वो किस्सा रिप्रेजेंट क्या था? करते थे। देखिए ये मेरा ख्याल है कि 99 2000 इस तरह, उससे पहले थोड़ी सी 98 की बात होगी, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद। जस्टिस बशीर जहांगीरी साहब का बेंच हुआ करता था, 5 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में, लाहौर रजिस्ट्री में। तो ये आपको पता है कि वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स ने यहाँ पे अपने लगाए थे यूनिट्स, और उसके IPPs जो है। उनकी जो प्राइस थी इलेक्ट्रिसिटी की, उसके ऊपर बहुत लड़ाई पड़ गई थी हुकूमत की और उनकी। तो एक तरफ अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब थे मरहूम, जो कि रिप्रेजेंट किया करते थे हबको को शायद, और दूसरी तरफ उमर अता बंदयाल साहब थे जो कि वापडा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बशीर जहांगीरी साहब मुकदमा सुन रहे थे, तो उन्होंने अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब जो कि उस वक्त रोस्ट्रम पे थे, यानी कि आर्गूमेंट कर रहे थे, उनसे पूछा कि ये फ़लाँ जो मुआहदा हुआ उसकी ज़रा डेट बता दीजिए। आपको पता ना जजेस वो नोट करते हैं, तो वो अभी सफ़ा पलट ही रहे थे अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब डेट बताने के लिए। तो उमर अता बंदयाल साहब जो कि मेरी अगली वाली रो में बैठे हुए थे, वो उठे और बड़े अदब एहतराम से उन्होंने कहा कि सर वो डेट फ़लाँ डेट है। उन्होंने वो डेट बता दी। अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब जो रोस्ट्रम पर बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी फ़ाइल बंद की, ऐनक उतारी, उमर अता बंदयाल साहब की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा कि आपको पता है मैं रोस्ट्रम के ऊपर जो वो आर्ग्यू कर रहा हूँ, मेरी बारी है, तो वाई आर यू जंपिंग अप एंड डाउन लाइक अ जैक रैबिट। तो उर्दू में बता दें। वो जैक रैबिट का अब आप मुझे तर्जुमा बताएंगे तो मैं नहीं, जैक रैबिट जो है जैक रैबिट का तर्जुमा बताएं तो मैं उर्दू में ये बताऊंगा। बड़ा मुश्किल काम है। ये एक जंपिंग जैक होता था ये ना, सर्कस का खरगोश जो है ना, नहीं, वो मेरा ख्याल है वो अब आपको पता है जैक रैबिट, वो आप एक पटारी सी खोलते हैं, उसमें से वो उसमें से यूं करके निकलता है जैक रैबिट, स्प्रिंग करता है ऐसे करके। आई थिंक वो जैक रैबिट होता है। तो वो पटारी में से ऐसे निकल के तो वो वाकया मैंने आपको सुना रहा था अपनी याददाश्त। करना मुश्किल हो वो पटारी में लेकिन हो गया पटारी में बंद, अब क्या मुश्किल रह गई है। चलें जी, ये वो है मतलब तारीख के वाक़यात है ना, अदालतों के अंदर होता रहता है। जैसे कि इमरान खान साहब की पेशी के ऊपर जो है वो एक्साइटमेंट का ये था, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो फिर तारीख में रकम हो जाया करती हैं, तो इस जैसे जो है ना वो उसको नोट कर लेते हैं। इसीलिए तो फिर जज जो है ना वो कहते हैं यार ये क्या रिपोर्ट किया, एक ही रिपोर्ट करते हैं जी। देखें जजेस के रिमार्क्स और फिर देखें ना मती, उसके बाद हर बंदे को कहना गुड टू सी यू, गुड टू सी यू, मतलब आप देखें जजेस के रिमार्क्स, जजेस की ऑब्जर्वेशन, और आजकल तो जजेस के फ़ैसलों को भी मीडिया को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप यार रिमार्क्स रिपोर्ट करें, फैसले रिपोर्ट करें, नाराज़गी फिर भी रहती है। हाँ। कहीं ऐसे फैसले होते हैं जिन पे अमल ही नहीं होता। अब अगर आज हमें बंदयाल साहब कहते हैं कि आपने 14 मई वाला फ़ैसला क्यों रिपोर्ट कर दिया था, क्यों? इसलिए कि भाई उस पर अमल ही नहीं हुआ, हमारी बेइज्जती होगी। भाई आप फैसले ही ना देते, आप ऐसे फैसले क्यों देते हैं जिनका आपको पता है कि जिनको इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ना होगा? तो ये तो पहले सोचना चाहिए ना। वो जो कहते हैं पहले सोचो, फिर पहले तोलो, फिर बोलो। तो ये तोलने का निज़ाम जो है ना हमारा जजेस का, अच्छा, मैं अगर आप दोनों से एक सवाल पूछूं, अभी तो उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस हैं, तोपों का रुख सारा उनकी तरफ है, ज़ाहिर होगा क्योंकि अदलिया के सरबराह हैं, लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ऊपर से जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही हैं। अब जब काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे तो मतीउल्लाह जान काजी फाइज से कैसे चीफ जस्टिस हो सकते हैं? अगर बन गए तो नहीं, इसमें आप कोई शक वाली बात है आपको? आखिरी दिन तक बहरहाल बात यह है कि एक बड़ी ही डिफ़िकल्ट प्रपोजिशन है क्योंकि मीडिया के लिए भी और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के लिए भी और शायद जजेस के लिए भी, तो बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ सही मानों में तब्दीली होगी। अब वो पहले वाली तब्दीली होगी। मैं आपको यहीं पे रोकता हूँ क्योंकि हम इस पे एक पूरा जामे प्रोग्राम करेंगे हैं किसी दिन। तो आपका क्या ख्याल है, आप व्हाट डू यू सी कि भाई? मेरा ख्याल है बहुत ही मुश्किल किस्म के चीफ जस्टिस होंगे ये। काजी फाइज ईसा साहब बहुत मुश्किल चीफ जस्टिस होंगे, मुझे ये नज़र आ रहा है। मुश्किल किस सवाल? मैं आपको वजाहत कर देता हूँ क्यों मुश्किल चीफ जस्टिस होंगे। देखिए काजी फाइज ईसा साहब जो है ना, वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नहीं तमाम चीज़ें
वो कहते हैं कि बाय द बुक होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है। चीफ जस्टिस साहब को पढ़ाते हैं वो एक एक सतर हर कानून की कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। और चीफ जस्टिस साहब आपने ये क्या कर दिया, आपने तो कानून की वॉयलेशन कर दी, आइन की वॉयलेशन कर दी। तो सर इसी तरह होगा, वो उधर से आए, पार्लियामान से आए या वज़ीर आज़म हाउस से आए या कहीं और से आए या शहर इक़्तिदार, असल वाले शहर इक़्तिदार से आए, तो सर उसकी जो इंटरप्रिटेशन जो किताब होगी में ना, लिखा है। जो इंटरप्रिटेशन होगी ना, वो कानून के, मैं उसको नैरो नहीं कहना चाह रहा यहाँ पे, क्योंकि उसका फिर कॉनोटेशंस और हो जाएंगी। वो सख्ती होगी, कानून के करीब करीबी होगी, और उससे जो है ना, माजी में हमने देखा बड़े फड्डे बनते हैं, बड़े फड्डे बनते हैं। अच्छा मती, फ़र्ज़ करें कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं, 8 रुकनी लार्जर बेंच जो है, वो अभी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर कमेटी ऑफ जजेस वाला फ़ैसला, उसके अंदर स्टे छोड़ के तो ये रिटायर हो जाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इस दौरान जो है वो काजी फाइज़ चीफ जस्टिस बने, तो फिर क्या आप क्या समझेंगे कि एक तरफ स्टे ऑर्डर मौजूद है, तो फिर वो बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, आपका क्या ख्याल है वो कैसे करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल स्टे छोड़ के रिटायर हो जाते हैं, या वो काजी साहब वाला जो क्यूरेटिव पटिशन के ऊपर, जो ऑब्जेक्शंस के ऊपर चैम्बर अपील थी, उसका जो महफूज फ़ैसला है वो सुनाए बगैर रिटायर हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ एक मेला फेडे को, एक बदनीयती की अक्कास होंगी कि एक पार्लियामेंट का बनाया गया कानून, अगर उसके बारे में एक चीफ जस्टिस या जजों ने फ़ैसला नहीं देना, तो फिर वो स्टे क्यों किया गया? फिर ये वाज़े तौर पे एक मेला फेडे होगी ऑन बिहाफ ऑफ पर्टिकुलरली चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जिनको पहली बात तो ये है कि उनको उस बेंच पे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये इनके अख्तियारात से रिलेटेड एक चीज़ थी। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने स्टे किया था तो इसको जल्द इस मामले को निपटाना चाहिए था। पार्लियामेंट के बनाए गए कानून को इतना लाइटली लेना कि उसको बस स्टे करके फिर आप भूल जाएं, फिर हफ्ते वो बाद भी बनने से पहले, तो ये मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट की भी एक तौहीन है और पार्लियामेंट की बेइज्जती है कि आप इतना लाइटली उसको लेके 8 जजेस बैठ के जो है एक 350 अरकान कौमी असम्बली के ईवान का बनाया गया कानून जो है, उसको आप इस तरह मुअत्तल करके बैठ जाएँ जैसे किसी ब्यूरोक्रेट के ऑर्डर को ये अदालतें जो हैं सस्पेंड करके बैठ जाती हैं। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक नहीं वो तो है, हाउ डू यू सी कि भी काजी फाइज ईसा कैसे रिएक्ट करेंगे? उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच होगी, वो 3 जजेस करेंगे, या वो कानून तो सस्पेंड है? मेरे ख्याल में काजी फाइज ईसा ने पहले से जो फ़ैसले दिए हुए हैं सू मोटा अख्तियारात के हवाले से, आइन के आर्टिकल 184(3) के हवाले से, वो उन फ़ैसलों के मुताबिक कंसिस्टेंट रहेंगे। और जैसा उन्होंने पहले कहा कि ये अख्तियारात जो हैं सुप्रीम कोर्ट के हैं, चीफ जस्टिस के नहीं हैं, तो मुझे यकीन है कि ये मामलात वो फुल कोर्ट मीटिंग बुला के उसमें इसको हतमी तौर पे उन कवायद को एक्सेप्ट भी कर लेंगे। और वो जो 3 रुकनी कमेटी अगर पार्लियामेंट के कानून के तहत बनी भी है, तो वो 3 रुकनी कमेटी भी उसको रोक कोई नहीं सकता कि वो फुल कोर्ट मीटिंग में बैठ के एक ही दफ़ा उनसे फ़ैसला ले ले, और 3 रुकनी कमेटी भी जो अपना अख्तियार है वो फुल कोर्ट की मशावरत से इस्तेमाल करे। तो ये मैं आपको क्या लगता सकते हैं? पता नहीं सर, मतलब कि मतीउल्लाह जान ने तो कहा कि वो जब चीफ जस्टिस कमेटी ऑफ जजेस ही आगे बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेगी, ये सिंपल सा जवाब है। तो उसी को करने चाहिए। लेकिन अगर उससे पहले तो बात है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उसको किस नज़र से देखते हैं उस ऑर्डर को। उन्होंने तो पहले इस ऑर्डर के हवाले से चीफ जस्टिस साहब को रिस्ट्रेन कर रखा हुआ था ना। वैसे देखा जाए तो इंक्वायरी कमीशन के अंदर जो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है, उसके हवाले से उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है इस बारे में कि क्या है। काजी ईसा साहब ने वो लिख के उन्होंने कहा हुआ था कि जजेस साहिबान अभी बंद कर दें इसके तहत केसेस सुनने, क्योंकि पार्लियामेंट जो है कानून वो तो बना उनका रही अपना है। एक फैसला है ना, वो जिसको फिर देखिए, उस 8 रुकनी के हवाले से रजिस्ट्रार भी के जरिए से हुआ था। अटॉर्नी जनरल की एक रिक्वेस्ट मौजूद है कि उसके अंदर लार्जर बेंच बने या फुल कोर्ट बने। तो अगर चीफ जस्टिस इस लॉ के सस्पेंड होते हुए चीफ काजी फाइज ईसा के पास ये एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियार होगा ना, तो वो चीफ जस्टिस जो हैं अपना वो एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियार इस्तेमाल करते हुए, जो बेसिकली एक कंट्रडिक्शन होगी, वो अगर एक फुल कोर्ट बना देते हैं तो वो कंट्रडिक्शंस ख़त्म हो जाएंगी, और फिर वो फुल कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के बनाए इस कानून के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगी। मगर ये नहीं हो सकता कि अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर हो गए हैं
तो काजी साहब जो हैं उनकी जगह खुद 8 रुकनी बेंच के ऊपर बैठ के वो कोई ऐसा फ़ैसला कर दें जिससे बाकी 8 रुकनी जो है मुत्तफ़िक ही ना हो, तो फ़ायदा क्या? फिर उनका तो एक वोट है ना काजी साहब का। तो 8 रुकनी बेंच के होते हुए या तो इसको फुल कोर्ट बनाएंगे, लार्जर बेंच बनाएंगे, उसके बगैर ये स्टे ख़त्म नहीं कर पाएंगे, चाहे खुद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ही क्यों ना चाह रहे वो हो। क्या होता है जी, जजमेंट पर इंक्यूरियम होती है। हाँ वो बिल्कुल ये ऑर्डर पर इंक्यूरियम नहीं हो सकता कि ये जो इन्होंने कौन तय दिया हुआ, करेगा? ये भी अदालत ही तय करती है। अदालत नहीं तय करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि वे बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करते हुए 8 रुकनी बेंच ही हो, लेकिन उसमें जजेस की अक्सरियत जो है वो तब्दील हो जाए किसी भी तरह की। क्या वो रिकन्स्टिट्यूट होगा? क्या काजी साहब अपने ही असूलों के खिलाफ वर्जी करेंगे? यही देखने वाली सोचने वाली क्योंकि बात है। काजी साहब खुद इसके खिलाफ बात करते रहे हैं कि रिकन्स्टिट्यूट आप- चीफ लेकिन जस्टिस क्योंकि काजी साहब- वो जजेस तो सुन रहे हैं ना वो उस बेंच नहीं, को। मैं आपको बता दूं, उस काजी केस साहब को। मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ, इनके खिलाफ और मिज़ार अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ वो पड़े हुए ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाली शिकायत, तो लगा देंगे ना। अगर बंदयाल तो साहब वो ने तो फिर रिटायरमेंट वो से तो जज पहले साहब उनको नहीं। क्लीन चिट ना दे दी, अगर बंदयाल साहब ने रिटायरमेंट से पहले मुज़ाहिर नकवी साहब को रिटायरमेंट से पहले अगर क्लीन चिट ना दे दी तो फिर ये बात चलें, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। तो आज के लिए इतना ही। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।